ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी पावर। देखो वर्क एनर्जी पावर एक काफी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है, ये टॉपिक को एक्चुअली आप देखोगे तो ये टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आप पूरा 12th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक लगता है, तो इसके छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो सब जगह पे आपको लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मतलब अभी कर लिया इसका मतलब खत्म, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है आगे के पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो गाइज मतलब जैसे मैंने जो काइनेमेटिक्स पहले पढ़ा है, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ा है, और अभी वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो मैंने बोला पहले जो 4 से 5 टॉपिक मैकेनिक्स के होते हैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते जेई में या नीट में, लेकिन इसका यूज सारा पूरा फिजिक्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को अच्छे तरीके से करो। मेरा सेकंड लेक्चर आज शाम को जो लेक्चर है वो है रोटेशनल मोशन के ऊपर। तो अंदर मैं आपको ब्रेक दूंगा, मैं आज ज्यादा एकदम मतलब बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा, मैं 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, 2 घंटे में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको, मतलब फर्स्ट लेक्चर को, क्योंकि आपका सेकंड लेक्चर फिर अच्छा चला जाए। ठीक है, हाँ तो सर, रोटेशनल मोशन का मतलब इतना मत करो क्योंकि थोड़ा बाकी है। वो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो उसका। वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। और आज ज्यादा ना मतलब जब मैं बोलूंगा तो ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। ठीक है, मतलब फालतू वाले क्वेश्चंस मत पूछो, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा, रिलेवेंट क्वेश्चन होगा वही पूछो। तो ये लेक्चर 1 दिख रहा है आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, वर्क दिख रहा है, एनर्जी दिख रहा है एंड पावर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले वर्क। देखो ये जो वर्क होता है ना, इसके ऊपर आज हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर में हम लोग एनर्जी के ऊपर जाएंगे, या वर्क एंड एनर्जी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और पावर तो बहुत ही बकवासी चीज है, ज्यादा है ही नहीं इसमें, तो पावर तो वैसे भी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको वर्क एंड एनर्जी दोनों को स्क्रीन शेयर कंबाइन चालू करके नहीं कोशिश है। करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर चालू नहीं है, स्क्रीन शेयर अभी चालू करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको जरा, पहले मैं वीडियो को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। सर ऐसे ही बेटर है। ये हाँ, सर नहीं, ऐसे ही अच्छा दिख रहा है। नहीं लेकिन ठीक है, स्क्रीन शेयर चालू करता हूँ ना, आपके लिए स्क्रीन शेयर चालू कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत तो फिर ऐसे दिखता नहीं है, जिनको वो ऑटोमेटिक स्क्रीन शेयर पे जाता है। वापस चेंज हो। हाँ वो तो होगा ही, हाँ, लेकिन तो- आपको फिर वो डबल क्लिक करना पड़ेगा वीडियो के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ लोगों सर का डबल वीडियो क्लिक थोड़ा सा होके नहीं नहीं होता है होता। वो। नहीं होता है सर वेबिनार में नहीं होता क्या है। डबल क्लिक करके मेरा वीडियो को डबल क्लिक किया तो नहीं हाँ होता? सर, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होता है। सर, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई बोलता है तो शिफ्ट होता है, नहीं बोलता तो है तो स्क्रीन नहीं शेयर होता। ऑफ कर दो, माइक सबको म्यूट रखने बोल देते हाँ हैं, तो chat माइक पे सबको sir. म्यूट रखने के लिए बोल देंगे। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट ऐसा कर लेते हैं, और फिर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो 5-10 मिनट तो कर लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने आपको बोला वर्क एंड एनर्जी, आज वर्क के बारे में मैक्सिमम डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग एनर्जी और वर्क एंड एनर्जी को दोनों को कंबाइन अपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देखो व्हाट इज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज वर्क मतलब यहाँ पे मैंने 3 चीजें दी हुई है कि वर्क होता क्या है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर वर्क वर्क मतलब क्या, आप वर्क बोल रहे हो लेकिन वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बंदा है जो एक स्ट्रिंग को पकड़ के इस ब्लॉक को ऐसे ही लटका के रखा है। मतलब देखो ये इस डायग्राम में आप देखोगे तो इस बंदे ने किसी वैसी पकड़ के खड़ा है वहां पे, ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब डेली लाइफ में आप सोचोगे, डेली लाइफ में आप चीज सोचोगे, सपोज मैंने ब्लॉक को ऐसे ही पकड़ के रखा, मतलब एक स्ट्रिंग को ऐसे ही पकड़ के रखा और वो ऐसे ही रहा। ठीक है, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका मतलब पसीना पसीना आ जाएगा कि इतने बड़े ब्लॉक को आपने ऐसे ही पकड़ के रखा है, और मैंने बोला चलो पूरा एक दिन रहो पकड़ के, तो आप क्या बोलोगे, मैंने बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, तो वो वाला काम जो होता है जो हम लोग डेली लाइफ में लगाते, उसको वर्क के साथ जोड़ो मत। ठीक है, वर्क फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से इस बंदे ने, ये जो पहला जो डायग्राम है ना, आपने देखा होगा, इस डायग्राम में मैं बोलूंगा वर्क डन बाय दिस मैन, ये जो होगा इसका वर्क होगा 0। तुमको ऐसा लगेगा कि इसने बहुत बड़ा काम किया है वही पकड़ के पूरे दिन, नहीं, इसमें वर्क डन बाय वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में 2 डायग्राम्स लिखे, इसमें तो एकदम फिक्स्ड है। कोई बोलेगा सर इसने कितना वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे इस बंदे ने इसको खींचना चालू किया और ये ब्लॉक मूव करना चालू किया ऊपर, अब इस ब्लॉक के ऊपर वर्क होना चालू होगा, मतलब ब्लॉक का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये सब हमने टेज में पढ़ा हुआ है। तो जैसे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ
ठीक है, जैसे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्क होना चालू होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो उधर का उधर ही है, तो वर्क कितना है, 0 है। तो गाइस वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है सबको पता है, क्योंकि मैंने स्केलर वेक्टर में भी आपको पढ़ाया था। तो वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है एफ वेक्टर, दैट इज माय फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे देखो एक डॉट प्रोडक्ट है, जो आप बचपन में पढ़ते थे, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि गलत है। फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्योंकि आप अभी बड़े हो चुके हो, ठीक है, मतलब बड़े हो चुके हो मतलब क्या, 10th हो चुकी है आपकी, 11th में आ चुके हो, और 3-4 टॉपिक्स भी अपने कवर हो चुके हैं। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड एस इंटू कॉस थीटा। एकदम क्रूड डेफिनेशन है, क्रूड मतलब एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। ये होता है वर्क डन। अब सिंपल सी बात है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो होता है उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। तो वर्क यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपको सबको पता है कि वर्क का बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट सेम ही होता है, जूल, राइट। मतलब एक तो ऐसा यूनिट होता है जो कि जूल होता है, और एक सीजीएस यूनिट होता है, वो क्या होता है बताओ, किसी को पता है सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग, राइट। तो जूल एंड अर्ग, और दोनों में क्या रिलेशन क्या है गाइस? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? 10⁻⁷. 10 to the power 7 अर्ग, बिल्कुल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। अब ये सब कुछ चीजें जो होती है ना आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो अभी पता चल गई, ठीक है। तो ये सब बचपन में पता होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क का यूनिट आपको पता चल गया, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, जो अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतना सारा पढ़ा हुआ है। तो ये एकदम वर्क का बेसिक डेफिनेशन हो चुका है। अब मैंने देखा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क, यहाँ पे देखो 3 मेथड दिए हुए हैं। आज मोस्टली इन तीनों के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया देखो, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क डन। इसमें पहला दिया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स से, मतलब सपोज एक ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, तो वो फोर्स सपोज कांस्टेंट है तो क्या होगा, मतलब एकदम कांस्टेंट फोर्स अपन इसको खींचे जा रहे हैं ब्लॉक को, और ब्लॉक मूव करते जा रहा है, तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड दिया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब जो मैं खींचूंगा वो फोर्स वेरिएबल होगा, तो क्या होगा, मतलब कभी मैं कम ताकत लगा रहा हूँ, फिर बाद में ज्यादा मैंने ताकत लगाई, फिर मैं और ज्यादा ताकत लगाई, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली क्या करके रखा है, मैं मेरे अपने फोर्स को बदल रहा हूँ, मतलब जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो बदल रहा है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और सिंपल सी बात है, उसमें तो आपको पता है ना, वेरिएबल कोई भी चीज होती है तो क्या करना पड़ता है गाइस, इंटीग्रेशन, नॉर्मली नहीं कर सकते, तो इसमें तो इंटीग्रेशन लगने वाला है, ठीक है। तो यही आपकी हालत खराब करेगा। और थर्ड वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, मतलब एफएस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व भी वर्क होता है। तो ये 3 मेथड होते हैं। मैक्सिमम जेईई एंड नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं तीनों मेथड से अंदर से कोई ना कोई तो आएगा। हाँ, मतलब कोई वर्क का क्वेश्चन पूछा तो, लेकिन अपना जो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सेकंड एंड थर्ड लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले मैं आगे बढ़ने के पहले ना इस चीज को लिख दो, इस चीज को लिख दो। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो पॉज करू शकतो का, पॉज कर, इधर का रिकॉर्डिंग चलते रहेगा, वहां पे मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, रुको 1 मिनट। एक काम करते, रुको जरा, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयरिंग से लिखो, 1 मिनट रुको। मैं पहले काय माहिती का ना, स्क्रीन शेअरिंग जे असतं ना ते लागतेच, ठीक आहे। काहीतरी अटकून राहिलं तिकडे।
गाइस लिख के हो रहा है क्या? अभी लिख दो फटाफट, चलो इसको फटाफट लिखो। इसमें मुझे तुमको क्या पता चला? इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, मतलब द ब्लॉक, देखो ब्लॉक सपोज स्टेशनरी होगा तो नहीं मूव करेगा, यही तो बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया, राइट? और कुछ नहीं बताया मैंने, बोला ब्लॉक स्टेशनरी होगा तो वो मूव नहीं करेगा। लिख के हो गया गाइस? यस। जैसे वो सब कुछ बाद में देखेंगे, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गया, ऊपर आया, वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसको लिख के रखो। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं था, आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इतना तो देखो, इतना तो लिख के हो गया, इसमें कुछ था नहीं, ये वन बाय वन अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मैंने व्हाट इज वर्क मैंने बता दिया, राइट? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है? कुछ छोटा सा मैंने एनिमेशन डाला हुआ है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे पहले तो चीज एक समझना जरूरी है आपको कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का है, ठीक है? यहाँ पे देखो कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि जो मैंने फोर्स लगाया हुआ है वो वेरिएबल, मतलब वेरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, वो कांस्टेंट है। मतलब मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स, तो वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, मतलब 10 न्यूटन फोर्स तो हमेशा 10 न्यूटन ही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम कितना भी हो वो वेरिएबल नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे पहला, जैसे फर्स्ट केस में देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाया, जो ये फोर्स कांस्टेंट है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये पहली चीज है। फिर सेकंड में क्या हुआ, देखो फोर्स मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तभी भी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल है, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, ठीक है? थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? और इसमें कुछ एंगल थीटा है। तो ऐसे 4 केसेस होंगे, इससे ज्यादा केसेस तो बनेंगे नहीं, राइट? तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपना वर्क डन का जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा था। क्या था वर्क डन का डेफिनेशन? सो वर्क डन का जो डेफिनेशन था, दैट इज नथिंग बट, तुम मत बोलो, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मेरा वर्क डन का डेफिनेशन था, विच इज नथिंग बट एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर फोर्स, मतलब फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे फर्स्ट केस में मुझे बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। नाउ व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 इज कितना? 1। तो इस केस में डायरेक्टली मैं वर्क डन लिख दूंगा एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट लिख दे एफ एस। सेकंड केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर का एंगल कितना होगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज कॉस 180? मतलब अभी कुछ लोग का मैथ वीक होगा तो इसलिए मैं लिख के रखता हूँ कॉस 180 इज नथिंग बट -1। कॉस 180 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे कॉस 180 -1 होगा, तो यहाँ पे मुझे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? व्हाट इज वर्क डन? एफ एस कॉस माइनस, मतलब -1, तो माइनस एफ एस। तो एक चीज दिमाग में रख दो, देखो ये कुछ कुछ रूल्स बनाने वाले हम लोग। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एफ एस लिख दो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ एस लिखो, वर्क डन, ठीक है? थर्ड केस में, और थर्ड केस में यहाँ पे दिख रहा है आपको एनिमेशन में, थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज कॉस 90? थोड़ा सा आपको पता ही होगा कॉस 90 कितना? 0। तो इस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 विच इज 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0, बराबर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज? तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सपोज परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? अब फोर्थ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर का एंगल कितना है? थीटा है, तो यहाँ पे तो भाई थीटा है तो वर्क डन जो है ऐसा का ऐसा ही लिखो, कॉस तेरा कॉस थीटा रहेगा, ये इन जनरल चीज है। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर इसके अंदर का मैंने एंगल थीटा इज इक्वल टू सपोज लिया मैंने 60 डिग्री, तो मुझे बताओ एंगल थीटा 60 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एक केस, इन जनरल केस एग्जांपल 1, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे इस केस 4 में थीटा 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एफ एस कॉस 60,
एफ एस इंटू कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ, तो आंसर कितना होगा, हाफ इंटू एफ एस हो जाएगा वर्क डन। समझ में आ रहा है? थीटा सपोज 30 डिग्री होगा तो cos 30 विच इज √3/2, थीटा सपोज 45 डिग्री होगा तो cos 45 कितना होगा 1/√2, तो एफ एस डिवाइड बाय √2। तो ये टाइप के अलग अलग मुझे आंसर्स मिलते जाएंगे, लेकिन ये चार मैंने जो केसेस बताए वो किसके लिए बताए, ये क्या था बेसिकली, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, इफ द फोर्स इज वेरिएबल तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। पहले इतना फटाफट इसको भी लिखो फटाफट, चलो। गाइस समझ में आ रहा है क्या चीज सब? अभी हाँ या ना बोलो, अभी तो सिखा नहीं रहा हूं मैं, जब मैं सिखा रहा हूँ तब देखो, जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तब आप बोलोगे तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे। लेकिन इन जनरल जब मेरा लिख के हो जाता है उसके बाद जब मैं बोलता हूँ बोलने के लिए, तब बोलने का, ठीक है। चलो इसको लिखो फटाफट। Done, sir. Sir? Hello, sir? हाँ बोलो बोलो। सर वो जो सेकंड केस है उसका कोई एग्जांपल दो ना, मतलब वो कब यूज हो सकता है, मतलब दोनों अलग डायरेक्शन में हो। अरे मतलब कोई एक ब्लॉक है ना, तो जोर से उसको फेंक, ठीक है, जोर से उसको थ्रो कर, और उसके ऊपर तो फोर्स पीछे लगा, तो फोर्स पीछे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तभी भी आगे ही जाएगा ना कुछ टाइम के लिए। Okay. या फिर ऐसा करना, कार कोई जा रही है, कार ने ब्रेक दबाया, तो ब्रेक के वजह से फोर्स पीछे आया, लेकिन कार तभी भी आगे ही जा रही है ना कुछ टाइम तक। हाँ हाँ हाँ। समझा क्या, एग्जाम्पल समझा? यस सर। ठीक है, चलो मुझे इतना पहले मुझे तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है गाइस, 46 में ठीक है विनीत, तुझे बाद में अनम्यूट करता हूं मैं, अभी पहले यहाँ पे देख लो आगे का चीज, सबका लिख के होके गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, जिसमें फोर्स कांस्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, सब कुछ हो चुका है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लो के फिर बाद में आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को। तो गाइस यहाँ पे देखो, सिर्फ 4 केसेस बताई मैंने, मतलब इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई एनिमेशन नहीं है, ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा इस केस में। इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इस केस में वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा। इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में दिख रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा 0, और यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस, जो आपने लिखा हुआ है। ये तो मैंने जस्ट इन जनरल आपको बताया कि मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। अब इस चीज को आपको दिमाग में हमेशा रखना है, बट ये किसके लिए, बाय फॉर कांस्टेंट फोर्स, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जो कि सीईटी वीटी में आ सकता है, ठीक है, मतलब एमएस सीईटी वगैरह में ऐसे ही कुछ आएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जेईएन नीट देना है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो आगे अपन जाएंगे, नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स,
यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है आपको। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वेरिएबल फोर्स का, और जो हम लोग को मैंने आपको बोला था पता है कि वर्क एनर्जी पावर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग। मैंने 5 टाइप के फोर्सेस आपको बताए थे, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। और मैंने बोला था स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वर्जन भी पढ़ने वाले हम लोग, तो शायद से आज पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले के लिए अभी यहाँ पे लिखा है वेरिएबल फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग फोर्स। आपने देखा होगा स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है गाइस। कभी भी कोई भी स्प्रिंग ले लो, उस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचो तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा, और थोड़ा सा खींचो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मतलब इसको दो इसमें पढ़ाता हूँ मैं, मतलब एक स्प्रिंग फोर्स को अलग से पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, और एक नॉर्मल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, नॉर्मल क्या होता है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके 1 मिनट रुको, मुझे 1 मिनट दो मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटे से स्लाइड ऐड करके रखता हूँ, और एक ऊपर भी एक स्लाइड ऐड करके रखता हूँ। ठीक है, सो गाइस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में स्प्रिंग फोर्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नो डाउट। लेकिन स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के पहले मैंने कुछ ऐसे दे दिया, मतलब मैं एक रैंडम पीछे जाता हूँ और रैंडम कुछ चीज आपको पूछता हूँ। ठीक है, ये सेम कैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। नाउ द फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, नाउ द फोर्स इज वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब बदल रहा है फोर्स, हाँ, ये वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है मतलब पहले तो मुझे बताओ कि अब वेरिएबल फोर्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होगा। मतलब सबसे बेसिक डेफिनेशन का मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज मुझे वर्क डन का सबसे बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो इसमें लिख देता हूं मैं आपको। पता है वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए, अपने तो एकदम सिंपल, इधर वर्क इज मतलब इधर फोर्स इज कांस्टेंट, तो हम लोग लिखते हैं एफ इंटू एस, एफ डॉट एस। ठीक है, लेकिन इधर फोर्स इज वेरिएबल, तो फोर्स हर एक डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग होने वाला है। थोड़ा सा गाड़ी आगे जाएगा, ब्लॉक आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उस पे फोर्स अलग हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो और फोर्स अलग हो जाएगा। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ना बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट का निकालना पड़ेगा। अब छोटा वर्क क्या हो जाएगा, छोटा वर्क हो जाएगा फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट इज एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। पहले आपको समझ में आ रहा है क्या, छोटा वर्क क्या हो जाएगा, एक छोटे इसमें मतलब ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द मोशन। देखो यहाँ पे ये सपोज ये ब्लॉक है, ये मास m है, ये आगे आगे जाते जा रहा है, ये आगे आगे जाते जा रहा है, देखो ये आगे आगे जाते जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इस मास को और इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसका छोटा डिस्प्लेसमेंट का एकदम ये ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे गया, तो इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने एक छोटा वर्क निकाला। ऐसे हर एक छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालते गया और उसको ऐड करते गए, ऐसे सारे वर्क को मैंने ऐड किया। कुछ होता है छोटे छोटे वर्क को ऐड करना, मतलब क्या करना, एडिशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। सो बेसिकली मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो जैसे मैंने इंटीग्रेट किया मुझे मिल गया टोटल वर्क। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो ये होता है बेसिक, ये होता है भाई डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये होता है डेफिनेशन ऑफ वर्क, जिसमें मैंने एक एग्जांपल डाला है स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। वो क्यों, मतलब कैसे वेरिएबल फोर्स हो जाएगा आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखना। एक काम करो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करके हेडिंग डाल दो, स्प्रिंग फोर्स का ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, एंड ऐसा लिखो स्प्रिंग फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, और इसमें मैं जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क डन, और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा इंटीग्रेशन वाला, वो था फॉर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो इतना पहले डेफिनेशन लिखो, मतलब डेफिनेशन मतलब इतना चीज लिखो, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, 2 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, या भूल गए? आता है सर। यस आता है। हाँ ठीक है चलो सर लिखो अगर फटाफट। वर्क छोटा लिया है तो फोर्स भी तो छोटा लेना चाहिए ना सर। अरे वर्क उस इंस्टेंट के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट डीएस रहेगा छोटा, और उसके में तो फोर्स छोटा कैसे होगा, फोर्स तो उतना ही रहेगा ना। ओके तो एफ वेक्टर फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, एफ डॉट डीएस। ठीक है, लिखो इसको। यस सर। जब मैं इसको लिखो ऐसा बोलता हूँ ना, तो तू पॉज करूँ रख,
जैसे भी अपन बोले गाइस, हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम प्रॉपरली शूट कर रहे हैं। अभी पता नहीं शूट कैसे जाए, कैसे दिख रहा है, फिर धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तर म्हणून ते कोकला सांगितलं हे सगळी गोष्टी आहेत ना। सर हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बोल। सर आपका जब माइक ऑन रह रहा है ना तो अजीब ही खरखर वाली आवाज आ रही है, जैसे एफएम जब सेट नहीं रहता है तब कैसी आती है। ओके, वैसा हो रहा है क्या? ये वो किसी हाँ, और सर। का रहेगा? नहीं सर। नहीं नहीं सर, सर, ऐसा नहीं हो clear रहा है है आवाज कुछ सर। भी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा रहेगा वो। तू वन प्लस के माइक को कुछ बोल नहीं सकता भाई, वन प्लस के अच्छे माइक होते हैं भाई। तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, देखो। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देख लो गाइस। अब जैसे मैंने आपको बोला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। ये तो एकदम मैथमेटिकल एग्जांपल है गाइस। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एकदम मैथमेटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन तो अपने को समझ में आ चुका है। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या होता है, तो क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं, बराबर। तो ये तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, कब, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। अब वेरिएबल फोर्स मतलब क्या, एग्जांपल 1 देखता हूं, तो तुमको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल 1 दिखूंगा ना यहाँ पे, तो तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब एक ऐसा पकड़ लो, एक ब्लॉक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है, जैसे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा है, ठीक है। अब पहले वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन मतलब क्या, अपन सपोज ऐसा पकड़ लेते हैं, अभी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो ये 0,0 पोजीशन पे था। अब एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, या इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया। नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल। ये कैसे पता चलेगा? अब मैंने बोला कि फोर्स इज 4 न्यूटन, तो मुझे बताओ अब ये वेरिएबल फोर्स है क्या? 4 न्यूटन वेरिएबल फोर्स है ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, इसमें कोई टाइम कुछ नहीं है। हाँ, बट ऐसे ही मैंने कुछ ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे, ये समझो मैं जो क्या लिख रहा हूं। अब मैंने इस फोर्स को लिखा, चाहे तो रेड कलर में लिखता हूं, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे, सर आप म्यूट हो गए थे।
मधलं सगळं असं काढायला लागेल हे सगळे आगे पुढे वगैरे आहे ना. गाइस अभी आ रहा है क्या आवाज? यस सर. Yes, यस वो वाईफाई चला गया था. अब एक हमारे यहाँ पे भी एक अच्छा वाईफाई आया हुआ है, मैं टाटा स्काई का ही है वो, अभी वो लगाने वाला हूँ. 2 वाईफाई लगेंगे अपने यहाँ पे. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो. तो जैसे मैंने बोला कि f इज इक्वल टू 4x. अब मुझे तो एक बात बताओ, 4x का मतलब क्या है? देखो ना, x 1 था तो f 4 था. ठीक है, x इक्वल टू 2 होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी. 4 इंटू 8. x 3 होगा तो 4 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 12. तो फोर्स बदलते जा रहा है ना यार, x के साथ साथ फोर्स क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा है. मतलब ये कौन सा फोर्स हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स. सो दिस इज माय वेरिएबल फोर्स. ये फोर्स जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, तो गाइज वेरिएबल फोर्स ये है. अब मैंने को बोला है कि सपोज x वेरीज फ्रॉम, सपोज x वेरी कर रहा है फ्रॉम. अब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? देखो, फाइंड वर्क डन. यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं. फाइंड वर्क डन व्हेन. ठीक है, ब्लॉक ट्रेवल्स फ्रॉम और ड्यूरिंग द मोशन. मतलब ये कौन सा मोशन की बात कर सकते हैं? ठीक है, व्हेन x वेरीज फ्रॉम. ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, x वेरीज फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो गाइस, 2 मीटर टू 4 मीटर मतलब ये ब्लॉक तो ट्रेवल करे जा रहा है. तो 2 to 4 के इंटरवल में फाइंड वर्क डन कितना होगा, ये पूछा हुआ है. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है. अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एकदम सिंपल. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. आपने इसके लिए एक ही फॉर्मूला आपको लगता है इंटीग्रेशन का, आपको याद होगा. तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन, मैंने आपको बोला ना फिजिक्स में ज्यादा तो फॉर्मूला लगते नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूले बताए थे वही. इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx. नीट वालों के लिए तो इसके ऊपर नहीं आता. ठीक है, तो ये चीज तो दिमाग में रख दो. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. फॉर्मूला याद है कि नहीं है? और याद करो, इसके अंदर जब लिमिट डालते थे हम लोग, a एंड b का जब लिमिट डालते थे तो पहले b डालने का, बाद में a डालने का, और दोनों को क्या करने का? सब्ट्रैक्ट. मुझे लगता है भूल गए आप लोग. याद है? याद है सर. यस सर. ठीक है, तो याद नहीं होगा तो पहले ये लेक्चर को बाद में वापस देख लेना. ठीक है, अब मैं वो इंटीग्रेशन वापस नहीं पढ़ाने वाला, वो आपका होमवर्क था. तो इंटीग्रेशन ऑफ में क्या करूंगा? f dx. अब यहाँ पे देखो, फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन. तो f डॉट ds क्या बन जाएगा भाई? मैं f डॉट dx करूं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये चीज डायरेक्टली क्या बन जाएगी? f dx बन जाएगी ना. f dx इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 इज नथिंग बट कितना? 1 ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या, जो f वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखता था, मैं उसको डायरेक्टली अभी क्या लिखूंगा? f dx. एंड अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स दे आर वेरिंग फ्रॉम 2 to 4. तो दिस इज 2 to 4. लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ y dx वगैरह कुछ पॉसिबल होता है क्या? डायरेक्टली नहीं होता. इंटीग्रेशन ऑफ y dt पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता. वी हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ t और यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x. इंटीग्रेशन किसका होता है? x dx, या फिर मतलब फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x एंड dx, या फंक्शन ऑफ t एंड dt. तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है. तो सिंपल सी बात है, इसको इरेज कर देता हूँ. इसका मैं जस्ट बताने के लिए बताया यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स को, f को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी गिवन है ना यार. f इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे? 4x. तो f इज इक्वल टू 4x दिया है, तो यहाँ पे f की वैल्यू 4x डाल दो. देखो मैंने f की वैल्यू यहाँ पे 4x डाल दी. dx को dx ही रखो. लिमिट कहां से कहां पे? 2 to 4. इतना समझ में आया? ये जो मैंने लिखा हुआ समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन, वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, इतना ही, यही बताया, और कुछ बताया नहीं है. अब 4x dx होगा, 4 कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 करेंगे. मैं सिर्फ अभी स्टेप्स में बढ़ा के लिख रहा हूं आपको समझने के लिए. x dx. अब मुझे होता है x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई किसी को पता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx?
फॉर्मूला लगाओ ना, x टू पावर 1, 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, x टू पावर 2/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x टू पावर 2/2। लेकिन लिमिट्स को ऐसा लिखा जाता है, याद करो जरा, लिमिट्स को कैसे लिखा जाता है, 2 और 4, लिमिट्स को ऐसा लिखा जाता है। तो ब्रैकेट लगा के, ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट था गाइस। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x² बचा, ठीक है, ये 2x² बचा, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4, एक बार 4 डालो एक बार 2 डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अब मैं एक बार 4 डालता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू, अब 2 कॉमन भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 4² और एक बार 2², तो आंसर क्या है, 16 - 4 12, 12 इंटू 24। तो इसका जो आंसर है फाइनली आंसर में कुछ अलग कलर में लिखता हूँ, ठीक है, 24 और जूल। कोई दिक्कत इसमें गाइस? अब जो मैंने यहाँ पे बोला है गाइस, यहाँ पे जो भी मैंने बोला है आपको समझ के लिखना है, या फिर मैं और एक एग्जांपल दूं और फिर उसको हाँ सर, और एक दो। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, और फिर दोनों एग्जांपल आप लिखोगे, ठीक है, एग्जांपल 2 भी देखो, फिर दोनों साथ में लिखो। अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, वही वापस एक मास m रखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, और मैंने बोला कि इधर जो फोर्स है ना, फोर्स, सुनो सब लोग, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैंने दी है सपोज 3x², कितनी दी है देखो, 3x², देखो अभी तो और गंदा वाला वेरिएबल फोर्स आया कुछ, तो x² के साथ वेरिएबल हो रहा है और अपना अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, देखो यहाँ पे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये निकालना है अपने को। when the block travels like during the interval of x is equal to 1 to x is equal to 3, मतलब 1 to 3 के इंटरवल का वर्क डन निकालना है मुझे, मतलब ब्लॉक तो मूव करते रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। वापस एकदम सिंपल, डेफिनेशन क्या था मुझे बताओ वर्क डन का, अपना पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत है? अब यार मुझे एक बात बताओ ना यार गाइस, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों सपोज सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो एंगल कितना रहता है, क्या होता है यहाँ पे, f इंटू dx इंटू क्या, cos थीटा, वेर थीटा कितना होता है, 0, तो cos 0 की वैल्यू, तो मुझे बताओ f डॉट dx वेक्टर है ना, उसको मैं f dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ध्यान में रखना, दोनों जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली वो डॉट वगैरह लिखने का नहीं, डायरेक्टली f इंटू dx लिख देने का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दूंगा, f dx। समझ में आ रहा है तुमको? पहले ये समझ में आया, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। अब इतना तो समझ में आया, तो अब वर्क डन, अब इंटीग्रेशन ऑफ f dx लिखूंगा मैं। अब लिमिट जो होते हैं, दैट लिमिट इज फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 3। सो लिमिट्स जो है ना, यहाँ पे लिमिट्स में अलग कलर में लिखता हूँ, 1 to 3 होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, f के जगह मुझे कुछ डालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, तो ये डाल दूंगा मैं यहाँ पे f के जगह में क्या डाल दूंगा, 3x² dx, सिंपल। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे f के जगह मैंने 3x² डाल दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, x dx आ गया इसमें, और यहाँ पे आएगा 1 to 3। अब चाहिए तो लिमिट्स को मैं कुछ अलग इसमें लिख देता हूँ, 1 to 3। अब यहाँ पे मुझे होता है इंटीग्रेशन क्या बनेगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x², 3 तो कॉमन आएगा बाहर, वैसे x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n+1 तो x टू पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3 कट हो जाएगा वैसे भी, और इसका लिमिट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 1 to 3। अब 3 कट हो गया तो क्या बचा, सिर्फ x³ बचा भाई, 3 और 3 तो कट हो गया ना, तो 3³ एक बार 3 डालो एक बार 1 डालो, दोनों क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा आंसर, 3³ माइनस 1³, आंसर कितना है 27 माइनस 1 मतलब कितना 26 जूल। दिक्कत है क्या? नो सर। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया? मतलब इसमें बेसिकली किसका खेल है, इंटीग्रेशन का खेल है। इंटीग्रेशन आता होगा तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तो एकदम इजी है। यस सर। इसके बाद आपको मैं खुद को एक एग्जांपल दूंगा सॉल्व करने के लिए, पहले एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 दोनों लिखो। जिसको याद नहीं है फॉर्मूला भी मैंने लिख के दिया है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी लिखो। सर हाँ बोलो। सर आपका कैमरा थोड़ा ऊपर लो ना, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है वीडियो का। हाँ वो ठीक है, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कैमरा ऊपर लेगा तो वो मेन कैमरा के बीच में आता है। ओके ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं इसको थोड़ा सेट।
सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ गाइस, नेक्स्ट स्लाइड करता हूं मैं। अभी बेटर है क्या? देखो कैमरा वाला व्यू अभी बेटर है क्या? देखो यस। हाँ सर। अभी ऑलमोस्ट मतलब ठीक है ना अभी तो? नेक्स्ट स्लाइड करूं? नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिख रहे हो लोग? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे का क्वेश्चन भी करो। बस इतना ही है कि वेक्टर बाय वेरिएबल फोर्स में एकदम सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लिखना है, बस एफ डी एक्स लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ये लिखो, चलो ये सेकंड वाला लिखो। थर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप करोगे फटाफट। थोड़ा सा मेन पार्ट भी है वो जो मुझे करना है, ठीक है? इसके पहले दो तीन चीजें अपन फटाफट कर लेते हैं, फिर मेन पार्ट है। इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा अपर लेवल का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन वो अभी नहीं कराऊंगा मैं, वो सेकंड लेक्चर में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? अभी करेंगे तो आप लोग डूब जाओगे, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो। हो गया लिख के? अभी फटाफट लिखो, टाइम ज्यादा नहीं है, देखने दो क्या क्या है। हो गया सर। लिखो लिखो। गाइस देखो, सुबह सुबह नाश्ता देखो मेरा क्या होता है। इसमें बीट, उसके बाद गाजर मतलब कैरेट, उसके बाद एक पेड़ और एप्पल, 4 फ्रूट और प्रोटीन पाउडर। समझ रहे हो? तो ये अपना सुबह का नाश्ता है, जो आपको अभी दिखाया मैंने तो बताया था आपको, लेकिन ये मतलब ऐसा बहुत दिखने में बहुत गंदा दिखता है। तो सर क्या पी रहे हो? ठीक है, अभी लिख के हो गया, मैं आगे बढ़ू। यस सर। रुको, मेरे को पहले इसमें ऐड करने दो ये वेरिएबल फोर्स की, इसमें ना 1 मिनट रुको जरा। एक क्वेश्चन में फटाफट आपको दे देता हूँ, ये आप करोगे, ठीक है? ये आप करोगे, उसके बाद चलो गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप अभी करोगे। क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है सपोज वर्क डन, मतलब मैंने सॉरी, क्वेश्चन एकदम सिंपल वाला है, थोड़ा सा सुनो। एग्जांपल 3 जो आपको करना है, ऐसा पकड़ लेते हैं, वापस वही है, ब्लॉक मास m रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है, और फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब है। कितनी? 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, डिवाइड बाय एक्स क्यूब है। 2 बाय एक्स क्यूब फोर्स लगाया हुआ है, तो वेरिएबल फोर्स ही है वापस, उसके वजह से ब्लॉक अपना जाते जा रहा है। यहाँ पे पूछा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है? वर्क डन बाय दिस फोर्स, लेकिन कौन से इंटरवल में? x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, 1 to 3 के इंटरवल में फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है?
यहाँ पे 2/x³ है, सिंपल। मैंने आपको एक चीज बोली हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1, यही फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा के फटाफट आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं। 2 मिनट के बाद आप चैट पे आंसर्स लिखोगे, आप बोलोगे नहीं, आप चैट पे आंसर्स लिखोगे, ठीक है? तो चैट पे आंसर्स फटाफट लिखो और बताओ कि क्या है। हे चांगलं ना असं करत करत। इथून पॉज करायचं। हाँ तो GH हाँ सॉफ्टवेयर ने ओके। तीन ड्यूरेशन ना। चलो फटाफट आंसर्स बताओ ना यार, चैट पे आंसर्स लिखो यार, मतलब मैं देखूंगा फिर आंसर सही है कि नहीं है। 3-4 लोग का आंसर मैच हो गया तो फिर मैं बोलूंगा भाई सही है, मैच नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। एक मिनट के बाद मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है? जिन लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो सही करेंगे, नहीं है वो स्ट्रांग वो नहीं करेंगे। अमर हो गया क्या, अमर रसी वाला? हाँ सर। निहारिका? सर और जो भी बाकी लोग होंगे। अब यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे, ठीक है गाइस? यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना एकदम सिंपल था। मैंने आपको यहाँ पे क्लास में सॉल्व करने के लिए बोला था, 2 मिनट दिए थे। जिनका हुआ उनका अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यहाँ पे देख लो, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्टली f(dx) लिख दूंगा, f.ds बार वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, f(dx) लिखूंगा। इट वेरीज फ्रॉम 1 to 3, लिमिट भी डाल दूंगा। अब f.dx में f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2/x³, तो यहाँ पे 2 में x³ करता हूँ और dx करता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 1/x³ का मतलब क्या होता है, इट इज 2 into 2 कॉमन निकालेंगे, 1/x³ मतलब x⁻³ dx, ठीक है? एंड 1 to 3, बाकी तो कुछ था नहीं भाई। इसका भी -3 मतलब क्या होता है, -3+1 डिवाइड बाय -3+1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आगे का स्टेप, तो 2 into -3+1 x⁻³ डिवाइड बाय -3+1, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे 1 to 3 लिमिट्स, समझ में आ रहा है? अब 1 to 3 लिमिट हो गया, एक बार 3 डालो एक बार 1 डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और देखो, -3+1 की वैल्यू होती है -2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस बचेगा, रेड में रखता हूं मैं, यहाँ पे माइनस बचेगा, और यहाँ पे जो लिमिट्स होंगे वो ऐसे कुछ होंगे, 1/x² ना भाई, x⁻² का मतलब क्या होता है, देखो -2 डिवाइड बाय -2, -2 कट, माइनस साइन बचा, x⁻² का मतलब क्या होता है 1/x²। अभी मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस आपको, ठीक है? तो यहाँ पे 1 to 3 आएगा। अब 1 to 3 आएगा, एक बार 3 डालो एक बार 1 डालो, एक बार 3 एक बार 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस साइन ऐसे का ऐसे ही बाहर, तो एक बार 3 डालेंगे तो क्या होगा 1/3², एक बार 1 डालेंगे तो क्या होगा 1/1², 1/9 -1, तो यहाँ पे वापस आएगा
1/9 -1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, और माइनस साइन तो है ही, तो ऊपर क्या आएगा -8/9 का माइनस मतलब 8/9, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आएगी 8/9 जूल। जिन्होंने ये देखो, बहुत सारे लोगों ने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, प्लस एंड माइनस, कुछ लोगों ने ऐड किया होगा, कुछ ने कुछ किया होगा। गाइस मैथ सुधारो आपका, उनको एक ही चीज है, क्योंकि फिजिक्स तो आ चुका है। फिजिक्स मतलब क्या, ये चीज लिखना मतलब फिजिक्स, इसके आगे का पूरा पूरा सॉल्व करना मतलब मैथ, सिंपल सी बात है। ठीक है, इनका नहीं हुआ है लिखो फटाफट, आधे सेकंड में, आधे सेकंड क्या बोल रहा हूँ मैं, आधे मिनट में। इनका नहीं हुआ, आधे मिनट में लिखो इसको। तुम लिखते रहो, तब तक मैं देखता हूँ आगे क्या है। हाँ, मैं वेरिएबल फोर्स आ गया, ठीक है, नहीं एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। फ्रेम मध्ये पण हे आहे ना थोडं, नाही तुम्ही आउट आहे पण बोर्ड आहे ना, थोडं आपल्याला इथे ठेवावं लागेल, ठीक है। चलो गाइज आगे क्या करते हैं, अभी जिनका भी नहीं हुआ है, अपना क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला था मैंने, तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक क्वेश्चन खुद को होमवर्क करना है बाद में, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अपना तो नॉर्मली अभी वर्क डन, देखो मैंने 3 एग्जांपल दे दिए भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए काफी हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व मेथड। एरिया अंडर द कर्व, आपको पता है जब मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था, तो मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, आपको याद होगा कि ये वाई एक्स ग्राफ होगा, और मुझे पता है कि ये वाई एक्स ग्राफ में मुझे x1 से लेके x2 का यहाँ पे एरिया चाहिए। इफ आई वांट एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया दो चीज से निकलता है, एक होता है नॉर्मल ज्योमेट्री, जब स्ट्रेट लाइन वगैरह सब कुछ चीज होगी तो डायरेक्टली ज्योमेट्री से करो, ट्रायंगल विंगल का एरिया निकाल के आंसर निकाल दो। लेकिन सपोज कोई कर्व होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, उसके अंदर का एरिया निकालना है, ये सब मैथ्स में भी आप पढ़ने वाले हो। मैथ्स में तो पूरा 12th में कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व वाला एक अलग से चैप्टर आएगा जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे मैथ्स के टीचर, राइट। अभी के लिए अपने को फिजिक्स भाई पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत चीजें। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, तो अपन याद है आपको मैं क्या करता था, एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा मैं पहले ये बनाता था रेक्टेंगल, जिसका लेंथ होता, ये dx होता था, ये y होता था, और फिर बोलते था y dx, इसका छोटा सा रेक्टेंगल का एरिया, और फिर इंटीग्रेशन करते थे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x1 टू x2। ये अपन ने थोड़ा सा कैलकुलस में, बेसिक ऑफ कैलकुलस में पढ़ा था। तो कोई भी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो मुझे बताओ, मैंने सपोज एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो मुझे बताओ यहाँ पे एरिया अंडर दिस fx कर्व ये क्या रहेगा। ये मुझे बोला कि इसका एरिया निकालना है, तो y के जगह यहाँ पे क्या आ गया, f आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, f dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ये एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, f dx आ गया। डायरेक्टली रिलेट करो ना इसको। तो एरिया सपोज ये आ गया, अब मुझे बताओ ये तो हो गया एरिया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ f dx होता क्या है, वर्क। डेफिनेशन क्या था वर्क का, वही तो है इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो बेसिकली ध्यान में रखना ये हो गया वर्क। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं fx अंदर, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, बट विच कर्व, fs कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो कोई भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का रहेगा यहाँ पे, जैसे मैं लिखा है देखो, वर्क इज इक्वल टू एरिया, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बट एरिया वापस, एरिया अंडर व्हाट, विच एरिया, fx कर्व का। मतलब कोई बोलेगा सर यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया और बोलेगा इसका एरिया वर्क रहेगा, तो नहीं, एरिया इसका जो एरिया इसका एरिया सिर्फ f एंड x का एरिया ही वर्क रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको समझ में और आएगा। एग्जांपल 1 यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो। मैंने बोला कि देखो ये fx कर्व है, fx कर्व है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व है, कुछ इस तरीके से दिया है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा है, और ये दिया है कुछ x इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 2 मीटर, और यहाँ पे मैंने x इक्वल टू दिया है 4 मीटर, ठीक है।
और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी है लेट्स से 10 न्यूटन। अब मुझे बोला है कि फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ और व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स। तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, मुझे किसका एरिया निकालना पड़ेगा भाई? एरिया अंडर दिस फोर्स, एरिया अंडर दिस ग्राफ करो ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्री से निकालो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, चाहिए तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है ऐसे, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया हो गया, A1 कर दिया, ठीक है। तो इसका तो एरिया कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद बोला कि इसका एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा चीज है, ये जो दिया है 2 to 4 है ना, तो ये भी 2 है और हाइट भी 10 है, तो हाइट भी 10 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 20। तो इसका जो A2 जो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 2 विच इज 20। तो अब ये एरिया 20, ये एरिया 10, तो टोटल एरिया कितना हुआ, 20 प्लस 10 कितना, 30 जूल। तो यहाँ पे जो एरिया हुआ, टोटल एरिया, वो हुआ 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30, और यही मेरा क्या हो गया, वर्क। तो इस केस में जो वर्क आया दैट इज माई 30 जूल, समझ में। और यही मेरा हो गया वर्क, क्योंकि वर्क इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अंडर एफएस ग्राफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, एग्जांपल समझ में आया? यस सर। लिखो फटाफट इसको, चलो लिखो लिखो, हेडिंग डाल दो, वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व। अब पहले लिखो फटाफट लिखो, चलो इसको। साहिल क्या नहीं समझा तुझे, ऊपर का ग्राफ मतलब कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ नहीं समझा तुझे? मेरे को एक बात बताओ, ये वाला ग्राफ तो मैंने कब पढ़ा था कैलकुलस में। एक काम करना है आपको सबको, कैलकुलस तो आप भूल गए होंगे ना गाइस, तो ये आपका काम है कि वापस देखना है। जेई नीट को प्रॉपर देना है, तो ये सब कुछ छोटा मोटा आपको जो भी चैप्टर्स हुए हैं उसके ऊपर भी आपको, ऐसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स चल रहा है तो बाकी सारे चैप्टर्स भूल गए, ऐसा मत करो, ठीक है। ये भी सब आपको करते रहना पड़ेगा। जैसे इस केस में ये पूरा का पूरा जो चीज है आपको करते रहना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये मैंने बताया था पहले ही, ठीक है। ये कैलकुलस में हुआ है, तो बस y के जगह f डाल दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, और ये एफ एन एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, वर्क होगा। जो लिखा है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो वही एरिया होगा, ऐसा मैंने बताया। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, मतलब थोड़ा सा। ठीक है भाई, आगे बढ़े या लिख के हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। 1 मिनट सर। चलो लिखो लिखो फटाफट लिखो, चलो। देखो 2 या 3 लेक्चर हो जाएंगे तो आप लोग को मतलब आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। फिर इसके बाद अपना एक ही चैप्टर बचता है एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। फिर आप लोग बैच 1 के साथ हो जाएंगे सब। बैच 1 एंड 2 को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था आपकी वजह से। और गाइज रोटेशनल मोशन देख लो जरा, मतलब वो सेंटर ऑफ मास विद ऑफ मास का छोड़ दो, पर चाहिए तो आज मैं थोड़ा सेंटर ऑफ मास बोल दूंगा कि क्या है। तो सेंटर ऑफ मास बोल दूंगा तो एटलीस्ट 1-2 घंटा जो मिल रहा है उसमें 1 घंटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने का। देखो मैं एंगुलर वेलोसिटी तो पूरा पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। एंगुलर वेलोसिटी में स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी लूंगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा, ऐसा कुछ करता हूँ मैं, ठीक है। और वो डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह सब देखने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में करो। इंटीग्रेशन में टाइम मत वेस्ट करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इंटीग्रेशन पार्ट है ना, जो मैंने करके रखा हुआ है, उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो। सुन रहे हो ना?
वो Yes, डिस्क sir. का, Yes, रिंग sir. का, Sir. इसका उसका निकालना, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाओ, ठीक है। वो बाद में मैं आपके लिए अलग से मैं इंटीग्रेशन क्या होता है वो बता दूंगा बाद में, एक आधे एक घंटा में ऐसी अपने सुबह वाले क्लास में, मॉर्निंग वाले क्लास में मैं अलग से इंटीग्रेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल 2 छोटा सा करते हैं, आप लोग करो। हो गया, लिख के हो गए? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सुनो, वो आपको खुद को करना है, सिंपल क्वेश्चन ही होगा, टेंशन मत लो। ये यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल 2 दे रहा हूँ, अब ऐसा पकड़ लो, मतलब ऐसा दिया जाएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज वेरिएबल। देखो एरिया अंडर द कर्व में फोर्स इज वेरिएबल ओनली, राइट। तो यहाँ पे ना ग्राफ दिया है, एक ग्राफ दिया है ऐसे, ठीक है। ग्राफ देखो कैसा है, पहले ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, और फिर ऐसे गया। अब यहाँ पे ये था 0, ये था 2, ये था 4, ये बेसिकली जो फोर्स था ये बेसिकली यहाँ पे 20 न्यूटन था, और यहाँ पे जो दिया है वो है 10 न्यूटन, ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब बोला है ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन। अब ध्यान में रखना, नीचे वाला एरिया मतलब निगेटिव, ऊपर वाला एरिया मतलब पॉजिटिव, ये सब लेना होता है, ठीक है। फटाफट मुझे बताओ 1 मिनट में की वर्क डन कितना होगा, ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में आना चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल ज्योमेट्री है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, वापस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, और फिर यहाँ पे ये एरिया है। अब यहाँ पे देखो 2 एरिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एरिया को हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 20, तो इसको +20 लिखेंगे। इसका एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बेस विच इज 2 इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 10, ये 20 और ये 10, तो ये 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये +20 और यहाँ पे हो जाएगा ये -10, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 - 10 मतलब कितना हो जाएगा 10, तो वर्क डन इसमें कितना हो जाएगा 10, 20 - 10 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। देखो
गाइस लिख के हो गया ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो इस चीज को। एक मिनट रुको, एक छोटा स्लाइड डाल देता हूं मैं गाइस। यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग देखो, आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर सबको? यस सर। देखो छोटी छोटी चीजें होती है, Yes, sir. जैसे कि अभी अपना मेमोरी कार्ड जो था वो मेमोरी कार्ड फुल हो गया 128 GB का इतने 1 घंटे में, ठीक है। तो वो 128 GB मतलब आप समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीजें जो है शूटिंग के बाद ही पता चलती है। अब मेरे को 2 मेमोरी कार्ड लाने पड़ेंगे, अब वो दूसरे जगह पे अपन ने अभी किया है, ठीक है। तो आधा लेक्चर अभी नॉर्मल क्वालिटी में आएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो, सुनो। अब जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क डन, जैसे मैंने आपको बोला वर्क डन अलग अलग मतलब कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व, तीनों चीज समझ में आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब ये समझ में आता होगा तो अभी क्या करते हैं, जो अपने को मैकेनिक्स में काम आने वाला है, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी पावर में आप जितने भी एच शर्मा के सम होंगे या डीसी पांडे के सम होंगे, उनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मैं आपको ना तरीका के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे जो अभी आगे का जो पार्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग जाएंगे, थोड़ा अलग टाइप से जाएंगे। देखो कैसे, मुझे तो कौन से फोर्सेस अपने काम के होते हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। इसके स्प्रिंग फोर्स के बारे में तो अपन ने बात ही नहीं किया, वो मैं करूंगा, लेकिन जनरली कौन से फोर्स होते हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग। मुझे बताओ इतने ही फोर्स हम लोग पूरे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ इन सबका वर्क तुमको कैलकुलेट करने को आ रहा है, तुम्हारा काम हो गया है ना। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी तुमको कैलकुलेट करने को आ रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल तुमको कैलकुलेट करने को आ रहा है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने को आ रहा है, टेंशन कैलकुलेट करने को आ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैलकुलेट करने को आ रहा है। तुम्हारा काम तो हो गया, आपको सेकंड लेक्चर में समझ में आएगा, मैं हर एक चीज को ज्वाइन कर लूंगा। अभी के लिए तो इन जनरल आपको सिर्फ वर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूं मैं, लेकिन बाद में हम लोग इसको अच्छी तरीके से करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ सुनते जाओ। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अपने को ये 5 वर्क को कैलकुलेट करने को आना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय टेंशन, फ्रिक्शन, टेंशन एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 वर्क तुमको सपोज आ गए, तुम्हारा काम हो गया कोई, ठीक है। फिर उसको एनर्जी के साथ हम जोड़ते हैं और कुछ अलग चीज बनाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपन 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें देखो वर्क डन बाय नॉर्मल, टेंशन इजी है, फ्रिक्शन भी इजी है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड स्प्रिंग होता है ना, इसको थोड़ा स्टार मार्क करके रखता हूं, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, जो अपन पढ़ेंगे अभी। ये फटाफट है, तो 5-10 मिनट का काम है। नॉर्मल का, टेंशन का, फ्रिक्शन का, ये 5-10 मिनट का काम है। ग्रेविटी का वर्क निकालना, स्प्रिंग का वर्क निकालना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग का वर्क निकालने का तरीका बताऊंगा। पहले एक काम करो, बिना दिमाग लगाना है। अब मैं वापस एक वर्ड यूज करो, दिमाग बिना लगा के सुनो। सेकंड लेक्चर में इसके रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया अपन ने। अभी बिना दिमाग लगा के एक मेथड बता रहा हूं, इस मेथड को डायरेक्टली दिमाग में डाल दो, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, कुछ पूछना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। सिर्फ क्या बोला मैंने, बिना दिमाग लगा के इस मेथड को दिमाग में डालना है। फिर मैं इंटीग्रेशन से इस चीज को प्रूव करके रखूंगा सेकंड लेक्चर में, ठीक है। 1 मिनट में और एक छोटा सा वो चीज ऐड कर लेता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वो मेथड बताता हूँ पहले, ठीक है। अब मेथड है वर्क डन बाय ग्रेविटी का मेथड, ठीक है। अब मुझे पहले ने निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते, क्वेश्चन मार्क। इसका मैं मेथड बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, सिर्फ मेथड को सुनना है। मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, 2 एग्जांपल नहीं, केसेस दूंगा मैं, केस 1, केस 2, ठीक है। अब मैंने सपोज ऐसे किया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये मास m इधर है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियली मास सपोज यहाँ पे था, ये पूरा मास घूम के देखो, ये कुछ ऐसे 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 घूम के सपोज इधर आ गया, तो ये था मेरा फाइनल पॉइंट। कैसे घुमा वो मास, देखो ना, ये कुछ अलग ही शेप में जाके ऐसे वापस आ गया। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा घुमा के इसको लेके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। जैसे ऐसा करके इधर लेके आया, आपको क्या करना है इस केस में, हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये मेथड है। मैं इसको प्रूव में बोला ना, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में। अभी के लिए क्या करने का, ग्रेविटी फोर्स को ड्रॉ करने। ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज कहाँ पे होता है, जो होता है कहाँ पे होता है, ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड mg लिख दिया मैंने। अब क्या करने का, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट
ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे कि इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, सीधा का सीधा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, सपोज मैंने इसको लिखा h नीचे, तो अब मुझे बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में। तो मुझे बता, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन क्या होता है? प्लस एफ एस। वर्क डन क्या होता है? प्लस एफ एस। और मुझे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? माइनस एफ एस। माइनस एफ एस। तो इस केस में ना, इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी आप सीधा लिखोगे mgh। क्या लिखोगे? mgh। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन अभी उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अपन थोड़ा सा अलग मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी डायरेक्टली मेथड दिमाग में डाल दो बिना दिमाग लगा के, ठीक है? ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालते हैं? तो ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए पाथ का कुछ फर्क होता है क्या इसमें? कि मास जो m है ना, मैंने ऐसे पूरा घुमा के ऐसे 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 लाया, कुछ फर्क पड़ा क्या? मास को कहीं पे भी ऐसा घुमा घुमा के लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे फर्क पड़ता है। मतलब इनिशियल एंड फाइनल को कनेक्ट करने का और सीधा ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट देख लेने का। समझ में आ रहा है? समझना नहीं है, डायरेक्टली दिमाग में रखना है। अब मैं और एक केस देता हूँ, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा सपोज हुआ तो ये इनिशियल पॉइंट था, सब घुमा के लाया, लेकिन ये फाइनल पॉइंट ना कुछ इधर है। देखो फाइनल पॉइंट सिर्फ नीचे नहीं है, कुछ अलग जगह पे है। अब इस केस में क्या करोगे? मतलब आप इधर से इधर जाने का अलग अलग पाथ हो सकता है, कुछ ऐसा लेके आया उसको, या कुछ ऐसा घुमा के लेके आया मास को, ऐसा करके लेके आया, कुछ ऐसे ऐसे करके लेके आया। अब बताओ मुझे इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लोगे? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चीजें लिखता हूँ। ये मैंने सपोज एक ये वाला देखो, ये एक पॉइंट होता है ना, ये इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है। कोई बोला कि सर ये डिस्टेंस h दिया है और ये डिस्टेंस कुछ मैंने दिया है l, क्या मुझे होता है इसमें l आएगा? क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे? तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको। अब ये रूल को मैंने क्या बोला, इस रूल को अपन डिफाइन करेंगे बाद में। इसका रूल ऐसा है, ग्रेविटी कहाँ पे है इस केस में? ग्रेविटी कहाँ पे है? mg की वैल्यू कहाँ, mg कहाँ पे है? नीचे है। तो mg नीचे है, ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट से निकला, फाइनल पॉइंट पे पहुंचा। तो आप क्या बोलोगे? सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है ना, मुझे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना गाइस। तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बताओ मुझे भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए ब्लॉक का? एल नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एस वेक्टर ना, ये होना चाहिए ना, जो कुछ पाइथागोरस वगैरह निकालना पड़ेगा ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बराबर। यस सर। ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, ध्यान में रखना। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब क्या? ग्रेविटी के डायरेक्शन में। जो तो इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? के अंदर h है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट l है क्या भाई? l तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना। मैं क्या बोला? ग्रेविटी के वर्क में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, ठीक है। तो इसमें एक मैं लिखता हूं, यहाँ पे हमेशा कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आ रहा है कि आपको कभी भी ग्रेविटी का वर्क निकालते वक्त कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? इस केस में वो डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस? h है। अब मुझे बताओ, इनिशियल है, फाइनल इधर है, तो ग्रेविटी एंड h दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ गाइस, वो हो गया mgh। अगेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझना नहीं है, मैंने क्या बोला आपको? ये मेथड है, रटना है, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इंटीग्रेशन से प्रूव करूंगा कि ये क्यों होता है, क्यों ग्रेविटी का वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या? ये लेंथ l और ये डिस्प्लेसमेंट, क्यों इट डिपेंड्स ओनली अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे? ये मैं अगले इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सपोज आपको समझ में आ रहा होगा ना गाइस, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसको ही अप्लाई करके फिर एक साथ अपन लिखेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी में ये मुझे निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नथिंग बट क्या? WG, जो मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इस केस में। पहले एक काम करते हैं, पहला केस दिया देखो यहाँ पे, केस 1। इसमें केस 1 मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया यहाँ से, तो क्या होगा? ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? एक मिनट, हाँ, केस 1 में ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया, तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा गाइस?
इस ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? नीचे। नीचे। अब नीचे जाएगा तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा कौन सा कंडीशन हो गया? इनिशियल। और जब ये ब्लॉक नीचे गया और इधर आया तो ये कौन सा कंडीशन हो गया मेरा? फाइनल। तो मुझे बताओ इस केस के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg नीचे और एच बी कहाँ पे है? एच बी कहाँ पे? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh। इसमें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? mgh हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो केस 2 देखो, उसको नीचे दिया है, केस 2 नीचे दिया है। एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, वेज है, उसके ऊपर मैंने मास m को रखा, छोड़ दिया, तो मास कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। उतर के ऐसे। अबे जब नीचे आएगा तो लेट्स से ये ब्लॉक ऐसे m जो है ये नीचे आ गया, तो मुझे बताओ ये सपोज ब्लॉक m नीचे आ गया, तो ये था इसका इनिशियल, ये था इसका फाइनल। मुझे बताओ ग्रेविटी तो है नीचे, तो कौन सा वर्टिकल, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग? कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना। यस सर हाँ, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? m g h। मुझे बताओ केस 3 में भी बताओ। केस 3 में तो देखो इंक्लाइन वैसा भी नहीं है, कुछ ऐसा मस्त एकदम ऐसा करके आ रहा है ब्लॉक, देखो ऐसा करके आ रहा है। तो अब मुझे होता है ऐसा क्लियर करके आके वो सपोज नीचे आ गया मास m, ये था इनिशियल, ये था फाइनल। अब मुझे बताओ इस केस में भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा? mgh डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। कुछ भी कहीं से भी इनिशियल फाइनल जोड़ो और ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लो। समझ में आ रहा है? तो इस केस में भी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहेगा? mgh। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने ये इनिशियली यहाँ पे बॉल रखा था, एक पेंडुलम टाइप की चीज है। इनिशियली मैंने यहाँ पे रखा, इधर से छोड़ा तो ऐसा सर्कल मोशन करते करते फाइनल इधर आएगा। उसमें मुझे बताओ इसके अंदर भी ग्रेविटी कहाँ पे है? ग्रेविटी तो भाई हमेशा वर्टिकल में ही रहेगा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग क्या लेंगे गाइस? डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे? वर्टिकल। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए क्या करते हैं अपन? ऐसा करके एक कनेक्ट कर लेंगे और देखेंगे तो यही तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना। वो कितना है यहाँ पे? कितना है गाइस? एल। तो यहाँ पे भी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहेगा? कितना रहेगा गाइस? mg l। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. इतना समझ में आ रहा है ना। तो चलो मैं आपका मैथ चेक करता हूँ। फोर्थ लास्ट का जो केस है, फिफ्थ केस, इनिशियल यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे आया, लेकिन एंगल थीटा से छोड़ा, ये भी लेंथ एल ही है। अब इस केस में बताओ, देखते हैं मुझे किसका मैथ अच्छा है, कौन अच्छा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, देखते हैं। इसमें मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, पहले आपको चारों चार केसेस लिखने हैं, उसके बाद ये पांचवें केस का आपका आंसर निकालना है। और उसके पहले आपको क्या लिखना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी का मैंने कैसे निकालने को बोला था, क्या लेना होता है, क्या क्या लेना होता है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके वापस लिखता हूँ। व्हाट इज ग्रेविटी का वर्क? व्हाट इज ग्रेविटी का वर्क गाइस? ग्रेविटी का वर्क इज mg इंटू क्या? इंटू व्हाट? वर्टिकल। वर्टिकल क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आइदर ये प्लस हो सकता है माइनस, मतलब ग्रेविटी एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस लिखेंगे, ये तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? माइनस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. चलो तो पहले फटाफट ये चीज लिख दो। मुझे लगता है ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आपको समझ में आएगा। मतलब सिर्फ ऊपर वाला ये वाला चीज लिखो जो मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज लिख दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी करके हेडिंग डाल दो, ये चीज लिखो, और उसके बाद ये सारे के सारे 5 केसेस लिख दो, और 5 केसेस में से फिफ्थ केस का आंसर आपको खुद को निकालना है। ठीक है, लिखो फटाफट, चलो करो। ठीक है, सुजल का आंसर आ भी गया, लेकिन चलो बाकी लोग भी आंसर निकालो। अच्छी बात है सुजल, तरक्की कर रहे हैं तो बाकी करो, बाकी लिख करो।
मी तर काय, मी तर त्याच्यावरतीच पुन्हा दाबला. चलो गाइस, किसी का आया क्या आंसर? यस सर. ठीक है, देखते हैं आप लोग का क्या आया आंसर. यहाँ पे देखो सब लोग, गाइस यहाँ पे देखो कि क्या आया आंसर, क्या आया आपका. वर्क डन बाय ग्रेविटी में जैसे मैंने बोला था कि ये कहां से छोड़ा मैंने, इसको कहां से छोड़ा है मैंने एक मास m और एक लेंथ l है, इसको यहां से छोड़ दिया तो ये ऐसे करके देखो, ऐसा घूम के वो यहाँ पे आया. ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे ऐसे आया, एंगल थीटा था यहाँ पे. ठीक है, जब ऐसा करके यहाँ पे आया तो बोला है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, बराबर ना. यही तो पूछा है ना मैंने 5th केस में. तो इस केस में ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होगा mg से, राइट. और ये था बेसिकली इनिशियल और ये था बेसिकली फाइनल. ये था इनिशियल, ये था फाइनल, और ग्रेविटी ऐसे है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये L है. तो आप कैसे करोगे, मुझे बताओ पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल टू फाइनल. आपको देखो, ये जो मैं यहाँ पे ब्लू में लिख रहा हूँ ना, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बराबर ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए. कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, किसी का भी आया है क्या डिस्प्लेसमेंट? सर वो दैट विल बी L minus L cos theta. हाँ, यहाँ पे देखो, ये बेसिकली जो चीज है ना, ये ऐसा करोगे, इस पूरे ट्रायंगल में ये L है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, L cos थीटा. अब तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल लेंथ जो है इसकी वो L थी, जिसमें ये वाली लेंथ L cos थीटा हुई, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी गाइस? पूरे इसमें देखो ना, ये बची हुई लेंथ कितनी हुई, L माइनस L cos थीटा. तो ये ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ये नहीं आएगी तो कैसे चलेगा. ये ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई होगी तो भाई आपका मैथ बहुत ही वीक है. स्ट्रॉन्ग बनाओ. ठीक है, ये mg है, इसलिए मैंने बोला ना, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो फिजिक्स में वैसे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकता. चलो नीट बीट लेवल के क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, और नीट में भी लगेगा ही, इतना मैथ तो नीट में भी लगता है. ठीक है, तो ध्यान में रखना mg, और यहाँ पे नीचे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, mg L माइनस कॉस थीटा. तो मुझे होता है यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg इंटू क्या हो जाएगा गाइस, L माइनस L कॉस थीटा. आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे चीज गाइस? यस सर. में रखना, ये था मेरा इनिशियल, ये था मेरा फाइनल. तो मैंने क्या बोला था, ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. अब इनिशियल टू फाइनल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ना मेरे को ऐसा वो ड्रॉ करना पड़ता है, ये और ये. तो बेसिकली यही डिस्प्लेसमेंट होती है ना जो मैंने यहाँ पे लिखी है, L माइनस L cos थीटा, यही डिस्प्लेसमेंट है. अब समझ में आ रहा है? लेकिन ये निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ा, मतलब करना पड़ेगा, सिंपल. ठीक है गाइस? आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू मैं. वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको समझ में आ रहा है कैसे किया है इसमें? यस सर. ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो. 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, इसको लिखो फटाफट. और फिर अपन मुझे ग्रेविटी का वर्क तो हो गया, नॉर्मल एंड टेंशन का वर्क भी बताता हूं मैं आपको. पहले इसको लिखो, ग्रेविटी का वर्क तो हो गया, नॉर्मल एंड टेंशन का भी वर्क अपने को निकालना है अभी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. यस सर. ठीक है, जिसका ये नहीं हुआ, जिसको समझ में नहीं आया, होमवर्क है, जस्ट लेक्चर के बाद ना थोड़ा सा इसके ऊपर सोचो और फटाफट फटाफट इसके ऊपर दिमाग लगाओ आपका. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हो चुका है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय टेंशन, दोनों चीजें यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है मैंने. व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल? अब मैं आपको एक रूल बनाऊंगा, ठीक है, और मैं अगले लेक्चर में जब स्टार्ट में ये चीजें मैं ना रिवीजन कराऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल दिस 5 फोर्सेस. जिसके इसमें पहला है वर्क डन बाय नॉर्मल. देखो ना यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल लिखा है. यहाँ पे ना ये मास m है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कैसे आएगा गाइस? इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कैसे आएगा? हमेशा नॉर्मल फोर्स कैसे रहता है? अपवर्ड. अपवर्ड. अब सपोज ये ब्लॉक, ये ग्राउंड है,
ये ग्राउंड है, मतलब ये नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स्ड है ना। तो मुझे बताओ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी गाइस? मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में एंगल कितना है गाइस? एंगल कितना है नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में? 90 डिग्री। 90। मुझे बताओ एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। भाई cos 90 0 ना, वर्क डन क्या होगा? F नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos ऑफ 90। नाउ cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इस केस में तो 0 हो गया। तो ठीक है, ये तो था अपना केस 1। ठीक है, मैं एक और केस देता हूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल की और एक केस देता हूँ। सपोज कुछ ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ, कुछ अजीब ऐसा वाला चीज है, देखो ये चीज, और ये फिक्स्ड है। अब इसके ऊपर से मैंने एक ब्लॉक को छोड़ा, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक को छोड़ा मास m, तो ब्लॉक कैसे जाएगा? ऐसे करके 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 जाएगा, देखो ना, ऐसे 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 करके नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा करके नीचे आएगा, बराबर ना ब्लॉक? यस सर। अब इस केस में भी आप देखोगे, इस केस में भी देखोगे, दिस इज फिक्स, तो नॉर्मल फोर्स और हर एक, देखो हर एक जगह नॉर्मल फोर्स देखो वेरिएबल हो रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल रही है। देखो ना नॉर्मल फोर्स की, ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है? बदल रही है ना, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन बदलते जा रही है। अब आप देखोगे हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैंने इस इंस्टेंट पे देखा तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। भाई कोई भी ब्लॉक ऐसा भी जा रहा हो, कोई भी शेप में जा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज व्हाट? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल थी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल थी। तो मुझे होता है जो छोटे छोटे वर्क में कैलकुलेट करूंगा, हमेशा छोटे छोटे जो वर्क होंगे वो कितने होंगे? फिर भाई छोटे छोटे वर्क क्या होंगे? 0 होंगे ना गाइस? 0 होंगे कि नहीं होंगे मुझे बताओ? यस सर। तो ये सारे वर्क 0 0 0 0 को इनफाइनाइट 0 को ऐड करो, आंसर कितना आने वाला है? इनफाइनाइट 0 को ऐड करते 0 ही आने वाला है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इस केस में भी क्या हो गया गाइस? 0। तो रूल बन गया। रूल क्या बन गया? इफ द सरफेस बिलो, सपोज इफ द ब्लॉक इज ऑन सम सरफेस एंड दैट सरफेस इज फिक्स्ड, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमेशा कितना आने वाला है? 0, हमेशा 0 आने वाला है। और ये बहुत ही काम में आएगा गाइस। यहाँ पे भी आप लोग हेडिंग डाल दो, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। आपको हेडिंग डालना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन है, एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0 when the surface below is what? Fixed. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर। नीचे वाला सरफेस फिक्स है, जैसे कोई भी ब्लॉक है या कोई भी ग्राउंड है जो भी फिक्स्ड होगा, उसके ऊपर ब्लॉक घूम रहा है, तो हमेशा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब सेकंड केस भी है, वो भी लिख दो, और फिर अपन लेक्चर को, मतलब मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग बाद में लूंगा। वर्क डन बाय जो स्प्रिंग वाला जो पार्ट है ना वो बाद में लूंगा गाइस, ठीक है? क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में थोड़ा सा मुझे लंबा टाइम भी जाएगा और वो इंपॉर्टेंट है, और मुझे स्प्रिंग में उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी करना है। तो अगले लेक्चर में वर्क डन बाय स्प्रिंग, मतलब वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस एंड एनर्जी का कंसेप्ट, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। तो फ्राइडे का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है? अब मुझे होता टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन? अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा मोशन दिख रहा है यहाँ पे? कौन सा मोशन दिख रहा है यहाँ पे? सर्कुलर मोशन। मतलब भाई बेसिकली सिंपल से होता है, पेंडुलम भी सर्कुलर पार्ट ऑफ, पेंडुलम का मतलब भी पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ही है वो, राइट? तो इस केस में मुझे होता है जब सर्कुलर मोशन होता है तो टेंशन तो हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंशियल। तो अब मुझे बताओ, ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे भी गया तो भी इसके बाद भी टेंशन तो इधर आएगा, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या रहेगा? टेंजेंशियल। अब इसमें भी वर्क डन बाय टेंशन कितना होने वाला है गाइस? बताओ जरा, दिमाग लगाओ जरा। Just like normal 0. हाँ भाई सेम, ये ब्लॉक इधर भी रहेगा तो भी ये टेंशन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, हमेशा परपेंडिकुलर ही रह रहा है। तो इस केस में भी वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? 0। तो मैं वापस बोल सकता हूँ वर्क डन बाय टेंशन इज 0 किस केस में? व्हेन द मोशन इज विच मोशन? Circular motion. तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0 इन सर्क्यूलर मोशन। ये दोनों जो मैंने आपको बताया ना फैक्ट है, वर्क डन बाय टेंशन इज 0 इन सर्क्यूलर मोशन एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0 व्हेन द सरफेस बिलो इज फिक्स्ड, सरफेस बिलो द ब्लॉक इज फिक्स्ड। ये दो केस का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो रैंडम डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे, ये तो मैंने कुछ फैक्ट्स बताया आपको,
ठीक है। किसी को बोला लेकिन सर क्या हमेशा होता है क्या ये चीज? तो मैं वापस बोल रहा हूँ हमेशा तो नहीं होगा, ठीक है, हमेशा तो नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे इसके बाद में इसके पहले लिखता हूँ, बाद में लिखता हूँ, रुको एक मिनट। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक स्ट्रिंग लगाई, एक देखो यहाँ पे ये भी तो एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाई, ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई, ये टेंशन है यहाँ पे, और इस ब्लॉक को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ हो गया 10 मीटर। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा क्या? अभी नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई बोल सकते हैं टेंशन की वैल्यू क्या होगी? ये तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का भी क्वेश्चन है। ग्रेविटी कितना होगा यहाँ पे? mg कितना? T माइनस mg F नेट 20 होगा। यस, T माइनस 20 इज इक्वल टू क्या करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 24 न्यूटन। अब 24 न्यूटन टेंशन की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 24 F इंटू एस ना, 24 इंटू 10, आंसर कितना आएगा? 240 जूल। मुझे बताओ इस केस में वर्क डन बाय टेंशन 0 है क्या? नो सर। नहीं है। लेकिन वर्क डन बाय टेंशन 0 कहाँ पे होता है? इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन ओनली। तो वर्क डन बाय टेंशन तो बाकी जगह। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने एक ऐसे ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने एक टेंशन यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग से मैं इसको खींच रहा हूँ, इसका वैल्यू कुछ 30 न्यूटन है, जिसके वजह से मेरा ब्लॉक जो इधर जा रहा है 10 मीटर जा रहा है, एंगल इसका 60 डिग्री है। बताओ मुझे इसमें वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? तो मैं क्या लिखूंगा? T इंटू एस इंटू कॉस 60, बराबर ना? T इंटू एस इंटू क्या? कॉस ऑफ 60। तो T की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 इंटू कॉस 60 कितना है? हाफ। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 150 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन 150 जूल था, जो एग्जांपल 2 था। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन इज नॉट 0। वर्क डन बाय टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या यूज किया गाइस? कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इफ द टेंशन इज वेरिएबल तो क्या यूज करेंगे अपन? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ F ds। तो मैं जो वर्क कैलकुलेट करने को आपको सिखाया ना, वही यूज करके करना है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन मतलब अपने एचसी और मार्के एंड डीसी पांडे के जो कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फैक्ट्स काम में आते हैं, जो मैंने पिछले इसमें बताया। जैसे वर्क डन बाय टेंशन इज 0 इन सर्कुलर मोशन एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0 व्हेन द सरफेस बिलो इज फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको लिखो अभी आप लोग। तो मैंने आपको ना 3 यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने के मेथड बताए। मैंने अब तक रीजन जो होता है ना, मतलब उसको अपन डिराइव करना अपन बाद में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला? वर्क डन बाय ग्रेविटी बताया, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन। अब क्या बचा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। लास्ट वाला जो वर्क डन बाय स्प्रिंग, उसको अगले लेक्चर में अपन अलग अच्छे से लेंगे। जनरली 2.5 घंटे का लेक्चर होता है तो उसमें मैं कवर कर देता हूँ, लेकिन आप रोटेशन के लेक्चर में भी बैठने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पहले इसको लिखो फटाफट गाइस, यहाँ पे इसको लिखो। एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ के लेक्चर देखो। तो क्योंकि क्या होता है, रोटेशन आप थोड़ा सा भी मिस करोगे ना गाइस, तो आपको फिर वो बर्डन जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। तो भाई मिस मत करना। और एंगुलर वेलोसिटी तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा आज। एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो वो भी सपोज आपने वीडियो सेकंड लेक्चर का वीडियो भी आपने देखा होगा, तो आज तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला नहीं, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वही एंगुलर वेलोसिटी रिवीजन करने वाला, ठीक है। ठीक है ना गाइस? सर हाँ बोलो। सर आपने क्या स्किप करके पढ़ सकते बोला? आई डिड नॉट गेट इट। कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि वही रोटेशन मोशन के 2 लेक्चर्स देख लेना। ओके सर। ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन लिखो फटाफट। लिख के हो गया? मैं इसका एक पीडीएफ भेज दूंगा गाइस, आपका मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और जिनका इंटीग्रेशन वीक है, ठीक है, कैलकुलस वाला, वो एक बार ना कैलकुलस भी इस हफ्ते में कर देना, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर ना सब बैचेस के ऊपर इंटीग्रेशन वाला लेक्चर्स भी रखने वाला हूँ। इंटीग्रेशन, हाउ टू यूज इंटीग्रेशन इन कैलकुलस, मतलब हाउ टू यूज कैलकुलस इन फिजिक्स, जैसे यहाँ पे काम आया ना वर्क डन के लिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, उसको आप अभी मत देखो, क्योंकि उसमें आप घुसोगे तो आपका 2-3 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा,
ठीक है, चलो लेक्चर को फिर एंड करूं मैं गाइस? तो ठीक है सर। सर आगे वाला पार्ट आगे की हाँ स्लाइड भी दिखा। हाँ आगे के स्लाइड भी दिखा दो, उसके बाद एंड करूंगा। यस सर। अभी ये वाला भी कर लो। ये मैंने वर्क डन बाय टेंशन वाला कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने। दिस इज वर्क डन बाय टेंशन, जहां पे इट इज नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन बाय टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाले दो केसेस मैंने बताए जो नॉर्मल केसेस है यार। उसके लिए सिर्फ आपको वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस और एफ डॉट एस लिख करना पड़ेगा। ठीक है, करो। हो गया लिख के गाइस? यस सर। चलो फिर जिनका भी लिख के हो गया है बाय कर लो। मैं लेक्चर वीडियो यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बाय गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं थैंक यू 3 सर। बजे बाय मिलते हैं सर। वापस। बाय बाय सर। सर। 2 बजे मिलते 2 हैं, घंटे में बाय। मिलते। हाँ 2 घंटे में मिलते हैं वापस। सर अगर मेरा Bye, sir. Thank you. रोटेशनल हेलो हाँ बोलो। सर, मैंने रोटेशनल मोशन नहीं देखा है तो आज का लेक्चर में मुझे डिफिकल्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली डिफिकल्ट पड़ेगा। तो मैं अभी बिकॉज 2 ही घंटा है तो दोनों लेक्चर तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर देख। ओके सर। सर स्क्रीन ऑफ कर दो। चलो बाय गाइस। सर हेलो सर। हाँ बोल। सर मुझे एक डाउट था, क्या ग्रेविटी हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराती है? ग्रेविटी क्या है? हॉरिजॉन्टल सॉरी सर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कराती है? नहीं तो मैं वही बोला ना, उसके अंदर जो तेरा डाउट है वो अगले इसमें मतलब सॉल्व होगा ना तेरा। हाँ सर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। इंटीग्रेशन से प्रूव करना पड़ेगा तुझे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली कुछ लॉजिकली नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से प्रूव करके दिखा और फिर लॉजिक बता सकता है तू। पहले मैथमेटिकली प्रूव कर और फिर लॉजिक से ट्राई मार। हमेशा ये अप्रोच रख। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो।